हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। मैंने एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जो पीवाई के क्वेश्चन हैं उनमें से निकाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, मैं ऐसे ही सीरीज़ लाता रहता हूं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है भारत में मुद्रा का प्रबंधन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारतीय मुद्रा की आपूर्ति, जारी करने और प्रबंधन का कार्य करती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत में कौन सी मुद्रा प्रचलित है? तो भारत में जो रुपया मुद्रा प्रचलित है, भारतीय रुपये INR को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा, जो विनिमय का माध्यम है यही है प्राथमिक कार्य मुद्रा का। मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम होना है जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान सुगमता से हो सके। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न, मुद्रा का निर्माण कौन करता है? तो आरबीआई और भारत सरकार मुद्रा का निर्माण करती है। आरबीआई बैंक नोट जारी करता है जबकि सिक्कों का निर्माण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं पांचवा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक कौन से नोट जारी करता है? तो ₹1 का नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ₹1 का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है जबकि अन्य नोटों को आरबीआई जारी करता है। इसके बाद दोस्तों छठवां प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है दोस्तों। देखते हैं सातवां प्रश्न, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों, जो भारत में बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 में और 1980 में किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का, जो बड़े बैंक हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। इसके बाद देखते हैं आठवां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो SBI सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। SBI भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो दोस्तों SBI का मुख्यालय मुंबई में है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नौवां प्रश्न, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत में जो पहला बैंक था दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी। यह अस्तित्व में नहीं है अभी वर्तमान में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 10वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय पहले कोलकाता में था, बाद में इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों आरबीआई का जो पहले मुख्यालय था वह कोलकाता में था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मौद्रिक नीति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक देश की मौद्रिक नीति निर्धारित करता है जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, ब्याज दरें और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 12वां प्रश्न, मुद्रास्फीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुद्रास्फीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति नियंत्रण। दोस्तों मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य महंगाई यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों रेपो रेट क्या है? तो आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट वह दर है जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कम होती है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 14वां प्रश्न, रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो आरबीआई द्वारा बैंकों से लिए जाने वाले धन पर ब्याज, आरबीआई द्वारा बैंकों से लिए जाने वाले धन पर जो ब्याज दर है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। वह दर होती है जिससे आरबीआई बैंकों से अतिरिक्त धनराशि उधार लेता है। इसे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति घटती है जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जाता है। 15वां प्रश्न, बैंक रेट क्या है? दोस्तों बैंक रेट क्या है? जैसे हम कह सकते हैं दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज दर बैंक रेट कहलाता है।
बैंक रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण देता है। यह रेपो रेट से अधिक होता है और इसका उपयोग दीर्घकालिक मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 16वां प्रश्न, नकद आरक्षित अनुपात CRR क्या होता है? तो बैंक के कुल जमा का एक भाग जिसे आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है। CRR वह प्रतिशत होता है जो बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास रखना होता है। इससे मुद्रा प्रवाह पर नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 17वां प्रश्न, वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है? तो दोस्तों बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा का कुल निश्चित प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में रखना SLR यानी वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। दोस्तों SLR बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा सरकारी बॉन्ड या गोल्ड में निवेश करने की अनिवार्यता होती है जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 18वां प्रश्न, मौद्रिक नीति समिति MPC की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 2016 में की गई थी। मौद्रिक नीति समिति 2016 में स्थापित हुई जो देश में मौद्रिक नीति और ब्याज दरों से जुड़े निर्णय लेती है। इसमें के 6 सदस्य होते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 19वां प्रश्न, भारत में जो मौद्रिक नीति है वह कितनी बार जारी की जाती है? तो यह वर्ष में 6 बार जारी की जाती है मौद्रिक नीति। दोस्तों मौद्रिक नीति वर्ष में 6 बार आरबीआई द्वारा नीति की समीक्षा हर 2 महीने में एक बार की जाती है। हर 2 महीने में एक बार की जाती है जिससे वर्ष में कुल 6 बार नीति जारी होती है। दोस्तों मौद्रिक नीति वर्ष में 6 बार जारी की जाती है। मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि। वस्तु और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिति होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ती रहती हैं जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 21वां प्रश्न, भारत में जो वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना। वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई जाती है। 2014 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को गरीब वंचित लोगों तक पहुंचाना था जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा जा सके, जिसे हम प्रधानमंत्री जनधन योजना बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 22वां प्रश्न, भारत में पहला भुगतान बैंक कौन सा था? तो एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक था। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक 2016 में भारत का पहला भुगतान बैंक बना जो डिजिटल ट्रांजैक्शन और बचत सेवा पर केंद्रित था। दोस्तों यह केंद्रित है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 23वां प्रश्न, ATM का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं। ATM एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बैंकिंग लेन देन जैसे नकद निकासी बैलेंस चेक को आसान बनाती है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो RTGS का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों RTGS बैंकिंग प्रणाली में बड़ी राशि के त्वरित और सुरक्षित लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें धनराशि तुरंत स्थानांतरित होती है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 25वां प्रश्न, निफ्टी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र निफ्टी को बोलते हैं। निफ्टी के माध्यम से बैंकों के बीच धनराशि का इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरण किया जाता है। यह देश की सुरक्षित भुगतान प्रणाली है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 26वां प्रश्न, माइक्रो फाइनेंस क्या है? दोस्तों माइक्रो फाइनेंस छोटे ऋण प्रदान करने की सेवा। माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग प्रणाली का वह भाग है जो गरीब और छोटे व्यापारियों को छोटे ऋण प्रदान करता है। छोटा ऋण प्रदान करता है जैसे माइक्रो फाइनेंस बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 27वां प्रश्न, भारत में NPCI का क्या अर्थ है? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना NPCI का कार्य है। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को विकसित और संचालित करता है जैसे UPI और IMPS। दोस्तों 28वां प्रश्न, चेक बाउंस
होने पर क्या दंड मिलता है? दोस्तों अगर चेक बाउंस हो गई तो उस पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर चेक बाउंस होता है तो भारतीय दंड संहिता IPC और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत जुर्माना या सज़ा हो सकती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 29वां प्रश्न, डिजिटल बैंकिंग के लिए भारत में किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? डिजिटल बैंकिंग के लिए भारत में किस प्रणाली का भुगतान किया जाता है? तो UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस डिजिटल बैंकिंग के लिए भारत की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों UPI एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो तुरंत बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की सुविधा देती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 30वां प्रश्न, भारत में पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला डिजिटल बैंक था और था डिजी बैंक था, जिसे DSB बैंक भी बोलते हैं। डिजी बैंक भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंक है जो बिना भौतिक शाखाओं के ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 31वां प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और 1980 में हुआ था। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिससे सरकार को बैंकिंग क्षेत्र में अधिक नियंत्रण मिलता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 32वां प्रश्न, भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का जो पहला बैंक था वह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापित हुआ था, लेकिन अब यह अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 33वां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वह है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI बोलते हैं। SBI भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। SBI का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। ये प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछा गया था। भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC बैंक है। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 35वां प्रश्न, भारत में विनियमन अधिनियम बैंकिंग विनियमन कब पारित हुआ? तो दोस्तों 1949 में पारित हुआ था। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 भारतीय बैंकों के संचालन और प्रबंधन को नियंत्रित करता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 36वां प्रश्न, भारत में पहला सरकारी बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत में पहला सरकारी बैंक अंजलि खेड़ा सहकारी बैंक था। अंजलि खेड़ा सहकारी बैंक, जिसकी 1889 में स्थापना की थी और महाराष्ट्र में यह पहला सहकारी बैंक स्थापित किया गया था जिसने ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा दिया था। दोस्तों इसके बाद दोस्तों देखते हैं 37वां प्रश्न, मुद्रा आपूर्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो मुद्रा आपूर्ति के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, M1, M2, M3, M4। मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 और M4 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की तरलता को दर्शाती हैं। इसके बाद 38वां प्रश्न, भारत में पहला क्षेत्रीय बैंक RRB कौन सा है? तो प्रथमा बैंक जिसे बोलते हैं 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में यह स्थापित किया गया था। यह पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता देना था। इसके बाद 39वां प्रश्न, साख सृजन की प्रक्रिया कौन करता है? क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया कौन करता है? तो वाणिज्यिक बैंक, जिसे कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देकर और जमा राशि बढ़ाकर साख सृजन करते हैं। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 40वां प्रश्न, भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। 2016 में एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक बना जिसका उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना था। इसके बाद 41वां प्रश्न, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में की गई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 42वां प्रश्न, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 43वां प्रश्न, भारत में पहला विदेशी बैंक कौन सा था? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था भारत का पहला विदेशी बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत में सबसे पुराना विदेशी बैंक है जिसकी स्थापना 1858 में हुई थी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं भारत में बीमा नियामक संस्था कौन सी है? तो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी
एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों बीमा नियामक संस्था है। IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। दोस्तों RDI की स्थापना 1999 में की गई थी। बैंकिंग सेक्टर में NPA का क्या अर्थ है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA वे ऋण होते हैं जिनका भुगतान 90 दिनों तक नहीं किया जाता, जिससे बैंकों को नुकसान होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 46वें प्रश्न। भारत में पहला ग्रीन बैंक कौन सा है? तो ग्रीन बैंक दोस्तों एस बैंक को बोलते हैं। एस बैंक को भारत का पहला ग्रीन बैंक माना जाता है क्योंकि इसने पर्यावरण संबंधी वित्त पोषण को प्राथमिकता दी है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 47वां प्रश्न। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों तो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। RBI सरकारी बॉन्ड खरीदकर बेचकर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, जिससे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। इसके बाद 48वां प्रश्न। भारत का पहला डिजिटल बैंक कौन सा था? तो डिजी बैंक भारत का पहला बैंक था, जिसे DBS बैंक भी बोलते हैं। सिंगापुर ने भारत का पहला पूर्णतः डिजी बैंक लॉन्च किया था दोस्तों, सिंगापुर ने। इसके बाद देखते हैं 49वां प्रश्न। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? तो जे हैं क्रिसिल, आइसरा, केयर। दोस्तों जैसी एजेंसियां बैंकों और कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाता है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं 50वां प्रश्न। बैंक में KYC का क्या अर्थ है? दोस्तों KYC का अर्थ है नाउ योर कस्टमर। दोस्तों KYC एक प्रक्रिया है जिसमें बैंक ग्राहकों की पहचान सत्यापित करता है ताकि अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 51वां प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 52वां प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों मुंबई में है। RBI का मुख्यालय पहले कोलकाता में था, फिर 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत में कौन सा बैंक टू द गवर्नमेंट्स कहलाता है? तो RBI को बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के लिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सरकारी लेन देन, मुद्रा प्रबंधन और ऋण नियंत्रण। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 54वां प्रश्न। भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI बोलते हैं। SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी देश भर में 22,000 प्लस शाखाएं और 62,000 प्लस ATM हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं 55वां प्रश्न। भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रीकरण योजना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम कब शुरू हुई? तो 2015 में की गई थी। 2015 में भारत सरकार ने यह योजना शुरू की, जिससे लोग अपनी स्वर्ण को बैंक में जमा कर कम ब्याज कमा सकते हैं और सरकार को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में मदद मिलती है। दोस्तों हमने 55 क्वेश्चन मुद्रा एवं बैंकिंग टॉपिक से कंप्लीट कर लिए हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और जेड क्लास एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर सीरीज में लाता रहता हूँ। और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।